हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और ये डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है गाइस। ओके गाइस, तो इससे पूरा डिटर्मिनेंट आपका कवर हो जाएगा और ये 1 से 2 वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को कवर कर दूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंसों को। ओके गाइस, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th के वहाँ पे आप इस पूरे डिटर्मिनेंट के चैप्टर को देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या लिखा हुआ है? पहला, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डेट आर इंटरचेंज्ड तो देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कहना क्या चाह रहा है? उसने कहा कि यदि रो और कॉलम को डिटर्मिनेंट के आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देंगे, तो ध्यान रखना उनकी वैल्यू भी क्या होंगी, आपस में रिमेन्स अनचेंज, यानी चेंज नहीं होती हैं। जैसे उसने लिखा 1 2 3 3 2 1 2 3 1, ये डिटर्मिनेंट ए है। यदि आप इसको क्या कर दो, ए डैश, यानी मैंने आपको बताया ट्रांसपोज है, यानी मैं इसका ट्रांसपोज कर दिया। यदि आप इसका ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं या रो को कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लिखा ना, रोज एंड कॉलम ऑफ ए डेट आर इंटरचेंज। ठीक है ना? पॉइंट समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि आप किसी रो और कॉलम को क्या करना चाह रहे हैं, आपस में इंटरचेंज, तो उनकी वैल्यू कभी भी आपस में चेंज नहीं होती। जो थी वही वैल्यूज आती है। यानी हमेशा ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। क्लियर होगी यहाँ बात? आज के बाद ये रिजल्ट याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डेट आर इंटरचेंज, उन्होंने कहा कि 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो देन द वैल्यू ऑफ सच डेट बिकम्स नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आपको गेट होगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में रो को आपस में इंटरचेंज करना सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। ध्यान रखना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम किन्हीं 2 रो को आपस में चेंज कर देते तो वहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाया करते थे। लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, जब हम रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उस सिचुएशंस में हमेशा डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस साइन लगाएंगे। जैसे आपने R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर दोबारा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं R2 इंटरचेंज R3, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ताकि 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को जो डेट के केस में बात कर रहा है इंटरचेंज करते हैं तो उस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तीसरा केस उन्होंने कहा कि यदि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डेट, यदि वो कह रहा है कि 2 रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी सेम हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो तब उस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो बिकम्स कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 रो आइडेंटिकल है यानी सेम है। जब 2 रो आइडेंटिकल या सेम हो जाती है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बस ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। ठीक है गाइस, कितनी जाती है, 0। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि 4th केस में, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डेट आर 0 तो देन द वैल्यू ऑफ सच दैट डेट बिकम्स 0। सिंपल, सो सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है कि 2 रो, देखो एनी रो यानी एनी रो मतलब कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे डेट के। एक रो या एक कॉलम है, पूरे कॉलम में मतलब सभी एलिमेंट 0 गए, तो उस पूरे डेट को सॉल्व नहीं करने के हम, तो उस पूरे डेट का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स आपके पास 0 है तो ध्यान रखेंगे उस पूरे डेट की वैल्यू भी 0 ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बताया आपको क्या, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डेट आर expressed as a sum of 2 or more terms, then the such debt can be expressed as a sum of 2 or more debt of the same order। आइए इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट को। 5 को कहना क्या चाह रहा है, 5 नंबर का पॉइंट देखिए गाइस, ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में डेट सम की फॉर्म में आ रहा हो, उसके जो एलिमेंट्स है कोई सम की फॉर्म में आ रहे हैं, सपोज दैट ऐसा आ रहा हो
अल्फा, ये बीटा और ये गामा है आपके पास, ठीक है ना। सपोज दैट ये लिखा, सॉरी आप ऐसा ले लीजिए, कोई भी कंडीशन ले लीजिए, चाहे तो आपकी मर्जी है कैसे लिख लीजिए। सपोज मैंने ए बी सी ये लिखा, डी ई एफ, ये जी एच आई, और इसमें किसी एक रो को सम में बना दिया। सपोज ऐसे बना दिया डी प्लस अल्फा, ई प्लस बीटा और एफ प्लस गामा। तो कह रहा है कि जब किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम सम की फॉर्म में आ जाए आपके पास, सम एलिमेंट्स हो, तो उसे आप डिटर्मिनेंट के टू सम में ब्रेक कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की टू सम की प्रॉपर्टी में ब्रेक कर सकते हैं। सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जिसमें लगा हुआ है ये वाला सम वाला केस, उसको हमें बाद में देखना होगा। पहले बात समझे, पहली रो एज इट इज ए बी सी, इसमें भी पहली रो एज इट इज ए बी सी, क्योंकि इन पहली रो में कुछ नहीं लग रहा है। सेकेंड रो में सम हो रहा है तो इसलिए अभी रोक दीजिए। थर्ड रो में सम हो रहा है, ठीक है ना, उसको भी एज इट इज लिख दीजिए, जी एच आई लिख दिया। फर्स्ट और थर्ड रो दोनों सेम आ गई आपके पास। अब बची कौन सी? सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या करना है? पहले डी ई एफ लिखेंगे, डी ई एफ, उसके बाद जो बच गया वो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा कंप्लीट होगी। तो ये हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, जब डिटर्मिनेंट के एक रो में एलिमेंट सम होके आ रहे हो, और सपोज दैट इसी टाइप से अल्फा बीटा गामा यहाँ के, सपोज दैट मैंने इसमें भी ऐड कर दिया एक्स वाई और इसमें जेड ऐड कर दिया। अब बताओ, थोड़ा साइड पे बना दीजिए इसे, सी प्लस जेड कर दीजिए, ये बन गया डिटर्मिनेंट। तो अब बताइए आप मुझे, तो इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब इसमें दो रो में ऐड हुआ ना, तो केवल थर्ड रो एज इट इज लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? थर्ड रो एज इट इज। आप इसे अब थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे, बाकी पहली और दूसरी को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? अब ध्यान दो, थर्ड रो दोनों के लिए एज इट इज आ गई मेरे लिए, एम आई राइट? अब फर्स्ट में भी ऐड हो रहा, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी, दूसरे में डी ई एफ, डी ई एफ, जो बच गया एडिशन वाले उसे नेक्स्ट वाले डिटरमिनेंट ले लो, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। दैट्स सॉल्व गाइस। और इसी तरीके से यदि वो थर्ड वाले में भी कुछ ऐड करके दे दे आपको, क्या ऐड करके दे दे? सपोज दैट ऐड करके दे दे उसने यू वी और डब्ल्यू, ये आ जाए, तो ऑब्वियसली ये तो फिर चेंज होने वाली है, यानी ये वाली तो एज इट इज रह जाएगी, जी एच आई पहले से आ जाएगा, फिर नीचे वाला बस चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा यू वी डब्ल्यू, बस गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के केस में, यदि किसी रो या किसी कॉलम में वो एलिमेंट सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा हो, तो हम डिटर्मिनेंट को भी टू सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? उसने कहा प्रॉपर्टी में यदि K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33 ये आ रहा है आपके पास, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि K पूरी रो में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रखी, देखो K ने पूरे, तो पूरे में से कॉमन निकाल दीजिए इसे, तो पूरे में से हमेशा आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डेट, जब हम उसमें काम करते थे, किस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहाँ भी मैंने सिखाया था आपको ये बात कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम लोग ये डिस्कस करते थे गाइस उसमें कि जब हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई करते थे तो हम लिखते थे वहाँ पे K इंटू R1, तो पूरी रो में मल्टीप्लाई होती थी उसी रो में जिसमें हमने मल्टीप्लाई करनी है। R1 में करनी है तो R1 में मल्टीप्लाई करते, R2 में करनी है तो R2 में मल्टीप्लाई करते थे। इस तरह से पूरी रो में कोई चीज़ आ रही है K, तो कॉमन निकाला जा सकता है डिटर्मिनेंट के केस में से। ज़रूरी नहीं कि इसमें यहाँ भी से भी कॉमन निकाला जा सकता है, ऐसे भी। यदि K यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ बन जाता है K की क्यूब। ध्यान रखना इस चीज़ का, K एक ही रो में से कॉमन लिया तो इसलिए K आ गया। यदि यहाँ पे भी K होता है पूरी इस रो में और इस पूरी रो में होता तो क्या बन जाता है? K की क्यूब। ज़रूरी नहीं रो में भी आता, कॉलम में भी कॉमन मिल सकते थे आपको। समझ में आ गई बात यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस। ओके, अब देखिएगा इस क्या लिखा हुआ है, 7 पॉइंट के आपके पास। वो कह रहा है कि रो आपको चेंज करनी है RI
प्लस माइनस के ऑफ आर जे। ये देखो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में कि आप ये ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी को कि यदि आपको किसी रो के साथ चेंज करना है, तो सपोज दैट आर आई को चेंज करना है आर आई प्लस आर जे के साथ, तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं, आप उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप किसी भी रो में किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करके उसे रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप दूसरी रो के, यानी जरूरी नहीं कि एक ही रो में मल्टीप्लाई करके, दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर सकते हैं। यानी जिस रो को आप चेंज करना चाह रहे हैं उस रो में भी किसी नंबर से प्रोडक्ट करके, अनदर रो में भी किसी नंबर से प्रोडक्ट करके उसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डोंट वरी, यहाँ तक भी उम्मीद आई होप आपको क्लियर होगी कहानी। ओके गाइस, और मैं इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे रो में काम करते हैं सेम एज इट इज वो कॉलम के लिए भी प्रॉपर्टी होती है, सेम कॉलम के लिए जैसा आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना गाइस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप सिंगल के केस में किसी नंबर से प्रोडक्ट करते थे, तो उस पूरे की उसी रो में ही आप क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे। जैसे R1 में मल्टीप्लाई करनी थी तो R1 में ही करते थे, तो मैट्रिक्स के बाहर आप कुछ नहीं लिखा करते थे, एम आई राइट। लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट में जब आप सिंगल को चेंज करेंगे, केवल सिंगल में, इसमें कोई प्लस नहीं कर रहे आप, कोई माइनस नहीं कर रहे हैं आप किसी अनदर रो का, केवल सिंगल चेंज कर रहे हैं इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट में। ध्यान रखना इस चीज का, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट में गाइस, तो वहां आप डिटर्मिनेंट में उस चीज को बाहर डिवाइड में करके दिखाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, जब आप सिंगल चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिंगल, डबल टर्म नहीं आ रही हो, सिंगल। यदि डबल टर्म आ गई तो फिर कोई बात नहीं है, फिर इसे हम लिखा नहीं करते। पॉइंट समझ में आ गई बात, ये नहीं है गाइस। यदि आप सिंगल चेंज करेंगे तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट में उसे आप बाहर डिवाइड करके दिखाएंगे गाइस। समझ में आ गई बात, ये नहीं आई। यदि आप फर्स्ट रो में केस से प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं इन केस डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट के बाहर आपको उससे क्या दिखाना पड़ेगा, डिवाइड दिखाना पड़ेगा। और ये मैटर नहीं करता कि ये फिर उसके बाद किसे आपको 2 में लेना है, 3 में लेना है, 4 में लेना है, फिर कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड दिखाना जब आप सिंगल में कर रहे हो। और यदि इसी रो में मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ, तो फिर अब जरूरी नहीं है, अब यहाँ बाहर मत दिखाइए के से डिवाइड, फिर तो आप बस के से प्रोडक्ट करा R1 में और जे के साथ ऐड कर दिया, यानी सेकंड रो के साथ ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब गाइज इसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, पहला होता है विदाउट एक्सपेंडिंग क्वेश्चन, यानी सीधा क्या होता है, टोटल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, यानी एक्सपेंड नहीं करना है हमें क्वेश्चनों को। ठीक है ना, क्या नहीं करने, एक्सपेंड नहीं करना, ये टोटल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चनों पे डिपेंड होते हैं। दूसरे होते हैं परफॉर्मिंग पे, परफॉर्मिंग मतलब इस वाली कंडीशनों पे, R1 R2 वाली पे। ठीक है, तो पहली कंडीशन है प्रॉपर्टी पे विदाउट एक्सपेंडिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी एक्सपेंड करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 102 18 36 134 17 36 डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इसे डील करें। पहले बहुत ध्यान से समझना, विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, क्योंकि बिना एक्सपेंड करे कैसे सॉल्व करें इसे थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे डिपेंड है सारा। जब 108 18 36 134 17 36 ये आ गया, तो मैंने क्या किया, देखो ये 17, ध्यान समझो, इसमें 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, पूरे तीनों में ही। तो मैंने 17 × 6 3 × 6 6 × 6 134 736, इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया आपके पास, 6 कॉमन, मैंने बाहर ले दिया। तो 1736 134 1736, देखो 2 कॉलम सेम आ गए। जब 2 कॉलम सेम आ गए तो उसका मतलब ये हो गया गाइस, इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अब अच्छे से समझ में आ गया। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल समझते हैं। x y z a b c x + a y + b z + c। ठीक है, ध्यान से समझो, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ C1 और C2, x + a y + b z + c, तो यही बन जाएगी फॉर्म। विदाउट एक्सपेंडिंग करके क्वेश्चन करनी, केवल परफॉर्मिंग लगानी है। देखो परफॉर्मिंग तो मुझे हर केस में लगानी है, चाहे मैं विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, तो मुझे हर केस में ही क्या करना होगा, परफॉर्मिंग तो लगा के काम करनी, बिना परफॉर्मिंग के काम होने का नहीं कॉन्सेप्ट में। तो मैंने परफॉर्मिंग में लगाया, क्या किया, R1, इस
सॉरी R1 कह रहा हूँ C1 चेंज किया C1 प्लस C2 में, तो C1 प्लस C2, तो यहाँ तक की उम्मीद होगी x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, क्योंकि C1 को चेंज किया गया तो कल C1 में ही चेंजेस आएंगे, बाकी C2 एज इट इज, C3 एज इट इज, C1 C3 कॉलम इक्वल, क्वेश्चन का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। उम्मीद है कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। तीसरा पॉइंट 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी बी सी प्लस ए प्लस बी। देखो गाइस, यदि मैं C2 को C3 के साथ ऐड करूँ तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, तो पूरे में से ए प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो फिर दो कॉलम सेम हो जाएंगे, उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। क्या परफॉर्मिंग की, C2 चेंज किया C2 प्लस C3 के साथ, तो ये बन के आ गया आपके पास C2 को चेंज करने पे, ठीक है। अब कॉमन ए प्लस बी प्लस सी ले लिया बाई C2 से, तो बाहर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया निकल के, 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो दो कॉलम से पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये जो विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग और यूजिंग द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब जो पीछे लिखी हुई वे सारी प्रॉपर्टी का यूज करना है, उनमें परफॉर्मिंग भी यूज करनी है, ये ना टेंशन लेना कि परफॉर्मिंग ही नहीं यूज करनी होगी, ठीक है ना। तो अब दूसरे क्वेश्चन किस टाइप से डील करते हैं, आइए गाइस अब उस चीज़ को समझते हो, बहुत ध्यान से समझेंगे उस चीज़ का। मैं आज उसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको डील करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, आइए समझते हैं, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, ये लिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ द डेट। मुझे डेट की प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चंस करना है। कह रहा है कि 1 1 1 ए बी सी ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल है। ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ का पहला पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, ये हमने जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो हम क्यों कर रहे हैं डिस्कस आपसे, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमारा मेन टारगेट ये होता है गाइस कि हम डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एटलीस्ट 2 0 को डिज़ाइन करना। कम से कम यदि मैं 2 0 किसी एक रो या किसी एक कॉलम में डिज़ाइन कर दूँ ईजिली, तो मैं उसे फिर एक्सपेंड करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ गाइस। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चनों में जब भी हमें क्वेश्चन डील करना होगा, ध्यान रखना है विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन होता है उसमें बात नहीं कर रहा, सॉरी उसमें बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चनों में कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चनों को डील करना होता है। तो उसमें आपका मेन टारगेट ये होता है गाइस कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एटलीस्ट 2 0 को डिज़ाइन करेंगे, ठीक होगी बात। तो देखो मैं कैसे परफॉर्मिंग लगा रहा हूँ, बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि परफॉर्मिंग लगाने का प्रोसीजर मैंने आपसे डिस्कस भी कर रखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, जब मैं मैट्रिक्स करा रहा था आपको, ठीक है। तो परफॉर्मिंग कर रहा हूँ कि मैं 2 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो 2 0 तभी पॉसिबल है, ध्यान रखना, जब 1 1 1 बन जाए। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 1 बना दो किसी तरीके से। यदि आपने 1 1 बना दिए तो 2 0 बनने आसान हो जाते हैं। कैसे, देखिए R2 को चेंज किया, R2 में से R1 माइनस कर दिया, R2 माइनस R1, और R3 को भी चेंज कर दिया, R3 माइनस R1। तो ऊपर वाली लाइन 1 A B C आ गया, 1 माइनस 1 0, B माइनस A, C माइनस A माइनस B, C में से कॉमन आ गया C, तो A माइनस B रच गया। फिर 1 माइनस 1 C माइनस A, और A B माइनस B C में से B कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया A माइनस C। क्लियर हो गई होगी बातें, 2 0 डिज़ाइन होगी नहीं हो गया। अब इजीली आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, पहले कॉमन ले लीजिए। आपने कहा इस कॉलम इस रो में से A माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ, और इसमें से C माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपने A माइनस बी और C माइनस ए कॉमन लिया, कौन से, R2 और R3 में से, तो 1 0 BC। जब आपने A माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ है B माइनस ए, तो अपोजिट साइन बच जाएगा माइनस के 1, और ये कितना आपके पास C 0 C माइनस 1 यानी A और B माइनस के, क्यों, क्योंकि A माइनस सी कॉमन है C माइनस ए, तो अपोजिट साइन आ गया माइनस के B। बस 2 0 डिज़ाइन हो गई, तुरंत एक्सपेंड मार दीजिए।
जैसे ही डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में एटलीस्ट 2 जीरो डिज़ाइन हो जाए तो आप तुरंत एक्सपेंड कर देना क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सपेंडेड क्वेश्चन होते हैं। पर लेकिन पहले इसमें प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ती है आपको, लास्ट में जाके तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, शुरू में एक्सपेंड नहीं करना। आपको कम से कम 1 से 2 परफॉर्मिंग तो दिखानी पड़ती है अपने क्वेश्चंस के अंदर। एक्सपेंड मैंने C1 के अकॉर्डिंग किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो पूरा पूरा, इसकी प्रोडक्ट इधर, इसकी प्रोडक्ट इधर, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, माइनस प्लस के B और माइनस के C, ये आ गया। अब इसे सही से फॉर्म में लिखो, देखो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। क्लियर हो गया क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस, ये प्रूफ करना है। तो कुछ चीज़ें तो हमें प्रूफ देख के भी समझ में आ जाती है कि हमें चाहिए क्या, ठीक है ना। प्रूफ में देखो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, साथ में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। तो ठीक है, ध्यान दो डिटरमिनेंट में कैसे बनाना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या डिटरमिनेंट के अंदर 2 जीरो डिज़ाइन करना। और 2 जीरो डिज़ाइन कब होगी एटलीस्ट, ये तभी डिज़ाइन हो सकती है जब पूरी रो, एक रो में या पूरे कॉलम में 1 1 1 1 डिज़ाइन हो जाए, तभी तो मैं 2 जीरो डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहले इस पूरी जो कॉलम लिखा हुआ था तो दोनों को देखो ध्यान से, एक्स प्लस ए बी और सी, यदि मैं तीनों को ऐड कर दूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 तो ये बन रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। एक में तो बन गया, क्या नीचे बन रहा, हाँ नीचे भी एज इट इज है, इसमें भी नीचे भी एज इट इज है, नहीं R2 में भी बन सकता है, R3 के केस में बन सकता है। तो इट मीन्स आप C1 को चेंज कर लो तो आसानी से बन जाएंगी कंडीशंस। तो परफॉर्मिंग C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो ये बन गया, पूरे पूरे कॉलम में आ जाएगा। आई बात गाइस समझ में, पूरे में से कॉमन ले लिया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 1 1, जैसे ही 1 1 बन जाता है तो दिमाग में तभी क्लिक करना चाहिए 2 जीरो डिज़ाइन हो गई। कैसे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, माइनस कर दीजिए, माइनस करके आपके पास ये आ गया गाइस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी 1 0 0 बी एक्स 0 सी 0 एक्स। बस सीधा एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर 0 माइनस 0 एक्स स्क्वायर इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे की वीडियोस नेक्स्ट टर्न पे आपको मिल जाएंगी गाइस, ओके। तो फिलहाल ये आपकी वीडियोस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी गाइस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आपकी डेली वीडियोस यानी प्रोवाइड आपको होती रहेगी यूट्यूब चैनल पर आपको, ठीक है गाइस मेरे, तो वहाँ से आप देखते रहना, ओके गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही गाइस।